ओके। आज हम लोग पूरा ट्रांसफार्मर का जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन चेकिंग है करेंगे ट्रांसफार्मर का। आईडीटी हमारा ये 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर है। इसमें कुछ चेक पॉइंट रहता है, दिखाओ चेक पॉइंट। ये जो चेक पॉइंट है ना, इन्वर्टर का भी देखना है हमें, HT स्विच पैनल का भी देखना है, इन्वर्टर आईडीटी का भी देखना है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का भी देखना है, और जनरल जो इंस्पेक्शन है वो करना है। आईडीटी का क्या क्या देखना है, आ जाओ। आईडीटी में सिलिका जेल कलर देखना है। सिलिका जेल का कलर, अभी सिलिका जेल का कलर क्या है? कलरलेस है। नहीं, कलरलेस नहीं, ये पिंक है। पिंक। ये पिंक है, वो ग्रानुल टाइप का सिलिका जेल है, तो पिंक हो गया है, तो उसको लेके हमको हीट करके फिर लाके रिप्लेस करना होगा। सिलिका जेल देख लिए। फिर इसके बाद ये ऑयल का लेवल देखना है, वो लेवल के ऊपर आना चाहिए, वो ऑयल के लेवल के ऊपर आना चाहिए, ताकि हमारा ये ब्रीदर जब हमारा रेस्पिरेशन करता है ना, उस टाइम में डस्ट अंदर ना जाए, इसके लिए हमारा ऑयल रहता है, और मॉइस्चर अंदर ना जाए, इसी के लिए सिलिका जेल रहता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखना है हमको, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर देखना है जो टेम्परेचर है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर कितने तक गया है। तीनों WTI OTI में 90 तक गया है। ये जो रेड कलर का जो मार्कर है ना, रेड कलर का मार्क मतलब हाईएस्ट कितने तक गया है। ठीक है, उसको भी रीसेट करना पड़ता है हमको। इसमें का एक मेरा जला हुआ है सर, उसके बारे में कुछ। वो जला हुआ है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से वो जला हुआ है। सिल्चर का ट्रांसफार्मर है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसके वजह से जला हुआ है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद ऑयल लीकेज देखना है। ये जो भाल्व है ना, ये बटरफ्लाई भाल्व है। ठीक है, ये बटरफ्लाई भाल्व से कभी कभी लीकेज होता है। ये बटरफ्लाई भाल्व है, सबसे कम चौड़ा वाला भाल्व है, इससे लीकेज होता है। इसका लीकेज जैसे वो देख रहे हो ना, उसका लीकेज अरेस्ट करने के लिए वो गैस्केट प्रॉब्लम है, गैस्केट में प्रॉब्लम है, वो ऑयल लीकेज है। उसमें ऑयल लीकेज को अरेस्ट करने के लिए हमको टाइटनेस करने से हो जाता है, नहीं होता है तो हमको गैस्केट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हर एक भाल्व को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा इधर आ जाओ, ऊपर है बकोल्स रिले, बकोल्स है। बकोल्स में कोई ऑयल लीकेज है क्या, बकोल्स में ऑयल लीकेज है क्या, वो देखना है। उसके बाद बकोल्स के पास जितना भाल्व है उसमें ऑयल लीकेज है क्या, वो देखना है। ये हमारा ये रेडिएटर है। इसको ये जो पीस है ना, इसको हम बोलते हैं फिन। ठीक है। ये रेडिएटर में ये जो एयर रिलीज प्लग है ना, ये है एयर रिलीज प्लग। ठीक है। ये एयर रिलीज प्लग कभी कभी इसके अंदर जो गैस्केट रहता है वो ख़राब हो जाता है, उसका ऑयल लीकेज भी देखना है। कोई अबनॉर्मल साउंड है क्या, LV साइड, HV साइड। LV साइड में हमारा 4 LV इनपुट है, जो कि चारों अलग अलग इन्वर्टर से आता है। तो उसमें अगर अबनॉर्मल साउंड है तो उसको भी नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पर एक अबनॉर्मल साउंड आ रहा है, तो उसको नोट डाउन करना है, ताकि हम फ्यूचर में अगर इशू हो तो उसको रिजॉल्व करें, या फिर इशू होने से पहले हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। बॉडी में कहीं पर रोस्टिंग है ट्रांसफार्मर के बॉडी में, तो वो भी नोट डाउन करना है। ठीक है। चलो उस साइड में आ जाओ, इसी साइड में आ जाओ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करें। ये HV साइड है। HV साइड के अंदर पोर्सेलिन का बूसिंग रहता है। पोर्सेलिन का बूसिंग और क्रैक होने का चांस रहता है, और ये मिट्टी थोड़ा सॉल्टी है, तो उसके वजह से ज़्यादातर टाइम पोर्सेलिन डैमेज हो जाता है। तो अगर पोर्सेलिन डैमेज होगा तो ऑयल लीकेज होगा, और ऑयल इधर दिखेगा तुम्हें, ये लाइन में दिखेगा। ये जो एग्जॉस्ट लास्ट लाइन है ना, इसमें दिखेगा। अगर ऑयल दिख रहा है तो उसका मतलब अंदर में कोई क्रैक है, डैमेज है, या लूज कनेक्शन है।
वो दिखा तो ये भी नोट डाउन करना है तुम्हें। इधर आ जाओ। ऑयल का लेवल देखना है। ये ऑयल लेवल गेज है ना, उधर एक ऑयल लेवल गेज है ना, उसमें देखना है ऑयल लेवल सही मेंटेन हो रहा है कि नहीं। टॉप चेंजर का पोजीशन देखना है। ये जो टॉप चेंजर है ना, वो है ऑफ लोड टॉप चेंजर। ये टॉप चेंजर में अगर टॉप को आप चेंज करना है ना, तो ट्रांसफॉर्मर को ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद टॉप चेंज करोगे, फिर जाकर ट्रांसफॉर्मर ऑन करोगे। लेकिन हमारा जो पावर ट्रांसफॉर्मर है ना, उसमें तुम OLT से ऑन लोड टॉप चेंजर है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा ऑटोमेटिकली टॉप चेंज होता रहता है, वोल्टेज को रेगुलेट करके। लेकिन इधर नहीं है, इधर करने के लिए हमको बंद करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आता, ये जो सम्प पिट है, इसमें मार्क देखना है कहीं पर ऑयल गिरा हुआ है कि नहीं। अगर ऑयल गिरा हुआ है तो वो पॉइंट को मार्क करना है, ताकि हमारा कहीं पर ऑयल लीकेज है उसको देखना है, आगे जाके उसको अरेस्ट करना है, ऑयल अरेस्ट करना है। उसके बाद साइड का सिट्टी पिट्टी न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल से एक हमारा बस बार ऐसे कनेक्ट होके रहता है, ठीक है, ऐसे न्यूट्रल ग्राउंडिंग होके रहता है। लेकिन प्रोजेक्ट के टाइम में ये न्यूट्रल से ग्राउंडिंग नहीं हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट का कमी है। ये जो है ना, ये पॉइंट रखा गया है नॉट, ये न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करने के लिए इधर रहता है बूशिंग, एक अलग स्पेशल टाइप का बूशिंग रहता है, जो कि न्यूट्रल का जो स्ट्रिप को है इधर लाके ग्राउंडिंग करना है, जो कि नहीं किया गया है प्रोजेक्ट के टाइम से। फिर चलो कुछ पॉज कर दो, बन गया, थोड़ा बंद कर, आ जाए, साइड हो जाए, तो इधर आ जाए, इधर आ जाए। पैनल है जो कि पूरा सिस्टम का कम्युनिकेशन, पूरा ये ब्लॉक का जितना भी है इक्विपमेंट है उसको कम्युनिकेट करता है। इसमें हमारा लगा हुआ है PLC, जो कि मित्सुबिशी का है PLC। इसको हमारा जो सप्लाई आता है ना, जो भी हमारा डाटा कम्युनिकेट होता है ना, ये सब लाइन से कम्युनिकेशन डाटा आता है। इधर लास्ट में है हमारा पावर सप्लाई, और ये सब लाइन से जो भी डाटा कम्युनिकेट होके आता है, कोई भी सेंसर से डाटा आता है, वो डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है इधर इंजेक्ट हो जाता है, और इधर से डाटा निकल के फिर इसको डायरेक्ट आ जाता है। और कुछ सेंसर का डाटा इसके पास भी आता है, जो कि PLC हमारा है, ये PLC के पास आता है, और PLC कम्युनिकेट कर देता है डायरेक्ट ओरिंग के साथ कम्युनिकेट कर देता है। और ये भी ज़्यादा हीट होता है, उसको कूल करने के लिए इधर फैन लगा रहना चाहिए, जो कि लगा नहीं है। और ये जो पूरा जो डाटा है ना, वो डाटा को जितना भी डाटा इधर से जनरेट होता है ना, ये सब जो डाटा जनरेट हो रहा है ना, वो डाटा को जनरेट करके इसको, ये जो RS-485 टू RS-422 कन्वर्टर है ना, ये डाटा को कन्वर्ट करके LDR में कन्वर्ट करके मतलब क्या है ना, पैच कार्ड के थ्रू डायरेक्ट हमारा ये बॉक्स को डायरेक्ट फीड कर देता है, जो कि पूरा डायरेक्ट RX-TX के थ्रू चला जाता है। किसमें ये कम्युनिकेशन करता है ना, ये केबल का नाम क्या है अमित? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। ये जो यूनिवर्सल कन्वर्टर है ना, वो ऑप्टिकल डाटा में कन्वर्ट करके वह डायरेक्ट फीड कर देता है, जो कि हमारा मेन सर्वर के पास चला जाता है। और ये पूरा सिस्टम को पावर सप्लाई देने के लिए ये तीनों है, ये तीनों अलग अलग है। ये 24 वोल्ट का सप्लाई देता है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई देता है। 12 वोल्ट में जो चलता है वो 12 वोल्ट के लिए, और पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2 दोनों है। दोनों एट ए टाइम रनिंग में रहते हैं, ताकि लोड शेयरिंग होते रहे। और कहीं पर अगर फेल हो जाता है तो फिर वो कंडीशन में अलग सिस्टम चलता है। और एक एडिशनल SMPS लगा हुआ है, ये 5 एम्पियर का एडिशनल पावर सप्लाई है, जो कि स्पेशली आर्की LT को सप्लाई देता है, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देता है। और ये दोनों जो है ना, वो PLC को सप्लाई देते हैं, और ये इसको सप्लाई देते हैं।
ठीक है, पॉज कर। 3 kV का VC भी है जो कि ABB का है, और मैन्युफैक्चरर मतलब उसका वेंडर है टेक्नोक्राफ्ट स्विच गियर। इसमें हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर रहता है, ये सब एक्सटर्नल इंडिकेटर है। इसमें ये तीनों है RYB फेज। ये अगर तीनों एक्टिव है, ये समझने वाली बात है, ये तीनों अगर एक्टिव है तो उसका मतलब कि हमें जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई, मतलब इसके आउटसाइड में जो पावर सप्लाई है जो कि हमारा MCR से कनेक्टेड है, उधर से पावर सप्लाई अगर आ रहा है तो ये तीनों जलेगा। अगर इंटरनल मतलब ये इसके इंटरनल में जो पावर सप्लाई जा रहा है ना, ट्रांसफार्मर से जो इधर तक आ रहा है, उसमें अगर पावर सप्लाई है तो ये तीनों नहीं जलेगा। वो कंडीशन, ये लॉजिक इसमें लगाया गया ताकि हमें पता चले कि उधर अगर चार्ज हो गया और इधर चार्ज नहीं हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि उधर से चार्ज हो गया, इधर से चार्ज नहीं हुआ, या फिर कुछ करना है, चार्ज नहीं करना है कि नहीं करना है। फिर इसके बाद ब्रेक फास्ट हमारा जो इंडिकेटर इसमें है वो है ब्रेकर ऑन का इंडिकेटर। ब्रेकर ऑन इंडिकेटर रहने के लिए कुछ लॉजिक सेट है अंदर। लॉजिक में क्या है कि हमारा ब्रेकर रेकिन होना चाहिए और स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए। उस टाइम में ब्रेकर ऑन का इंडिकेटर जलेगा और ब्रेकर ऑन भी होगा वो। और लॉजिक अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ब्रेकर ऑफ का कंडीशन है। ब्रेकर ऑफ, अगर ब्रेकर के इंटरनली जो भी हमारा VCB है वो अगर ऑफ कंडीशन में है तो ये इंडिकेटर जलेगा। ये ऑटो ट्रिप है। ऑटो ट्रिप मतलब अगर आप मानुअली चाहे मैकेनिकली करो, चाहे स्काडा से कमांड दे के करो, चाहे तुम आके इधर TNC स्विच से करो, अगर किए तो ये ऑटो ट्रिप नहीं जलेगा। अगर ब्रेकर को तुम ये तीनों कंडीशन से ट्रिप किए तो ये नहीं जलेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली कोई भी फॉल्ट पकड़ के अगर ये ब्रेकर ट्रिप कर दिया है तो ये ऑटो ट्रिप का लाइट जलेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इधर कुछ ना कुछ फॉल्ट पकड़ा है, उसके वजह से ये ऑटो ट्रिप हुआ है। फिर आप अंदर खोल के वो रिले से डाटा निकाल सकते हो। ट्रिप सर्किट, ये TCS हेल्दी का लाइट है। ये जनरली हर एक ब्रेकर में वाइट कलर का रहता है। ये TCS हेल्दी का जो लाइट है ना, ये पूरा ब्रेकर में वाइट कलर का ही रहता है। इसका काम ये है कि वो एक पल्स दे के ट्रिपिंग सर्किट जो है, ब्रेकर को ट्रिप करने वाला जो सर्किट है, उसका हेल्दीनेस चेक करता है। और अगर वो अनहेल्दी कंडीशन में है तो वो कंडीशन में, अगर ट्रिप सर्किट अनहेल्दी है तो वो कंडीशन में अगर ब्रेकर कोई भी फॉल्ट पकड़ता है, हमारा रिले कोई भी फॉल्ट पकड़ लेता है, लेकिन ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं कर पाएगा। तो वो ये अगर लाइट नहीं जल रहा है तो इंटरनली कुछ फॉल्ट है। अगर फ्यूचर में कुछ फॉल्ट होता है, ऐसा फॉल्ट जो ब्रेकर मतलब हमारा रिले पकड़ लेता है, तो वो कंडीशन में ट्रिप नहीं होगा। तो इसको पूरा केयरली पकड़ना है। ये स्प्रिंग चार्ज है, ये लाइट है स्प्रिंग चार्ज। स्प्रिंग चार्ज का हमारा जो ब्रेकर है, ब्रेकर को ऑन करने के लिए या ऑन करने के लिए स्प्रिंग चार्ज का ज़रूरत पड़ता है। स्प्रिंग चार्ज होगा तभी जाके वो ब्रेकर का प्लंजर को पुश करके ऑन करेगा। वो स्प्रिंग चार्ज का कंडीशन इसमें देखना है। और ब्रेकर को जब तुम रेक आउट करते हो ना, उस टाइम में देखना है कि ब्रेकर टेस्ट पोजीशन पूरा फुल रेकआउट होने के बाद ये टेस्ट पोजीशन का लाइट जलेगा। तभी तुम कंफर्म करना है कि हमारा ब्रेकर प्रॉपरली रेकआउट हो गया। और ब्रेकर इन सर्विस, अगर तुम ब्रेकर को रेक इन कर रहे हो तो उस टाइम में अगर ये लाइट नहीं जला है तो उस टाइम में चार्ज किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। जब तक ये ब्रेकर इन सर्विस का लाइट नहीं आ रहा है तब तक वो अपना जगह में जाके फिक्स नहीं हुआ। तब जब ये ब्रेकर इन सर्विस का लाइट जल जाएगा तभी जाके उसके बाद ही आपको चार्जिंग प्रोसीजर, ब्रेकर को ऑन करने का प्रोसीजर स्टार्ट करना है ब्रेकर को ऑन करने के लिए। और इंटरनली ऐसे लॉक रहता है, अगर ये ब्रेकर इन सर्विस नहीं है तो वो भी मतलब ब्रेकर भी चार्ज नहीं होगा। ये DC फेल का है, ये AC फेल का है। ये अगर हमारा कंट्रोल सप्लाई में कुछ DC है, कुछ AC है। अगर AC फेल हो जाता है, AC सप्लाई फेल हो जाता है तो AC फेल का जलता है, और DC सप्लाई फेल हो जाता है तो DC का जलता है। फिर इसका अंदर को जाता है।
ये REJ601 है रिले, जो कि हमारा 3 कंडीशन देखता है। एक अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट नहीं देखता है, ओनली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले अर्थ फॉल्ट को करता है, और TCS फॉल्टी को ये पकड़ लेता है, और ओवरलोड कंडीशन, ओवर करंट, ये 3-4 फॉल्ट को ये पकड़ता है, इससे ज़्यादा वो पकड़ता नहीं है। और ये है अनाउंसिएटर और अनाउंसिएटर, ये हमको डायरेक्टली दिखा देता है। इसमें बहुत सारे रहता है, जितना भी फॉल्ट हमारे पास है ना, इधर जितना भी प्रोबेबल फॉल्ट है ना, सब फॉल्ट इसमें लिखा रहता है, और कुछ पेयर में भी रहता है, ताकि हम फ्यूचर में चाहे तो यूज करें। ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट ट्रिप, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट ट्रिप, अगर ये कंडीशन में ट्रिप हो गया तो ये लाइट जलेगा, ताकि हम देख के ही पता चल सके कि कौन सा फॉल्ट के वजह से ये ट्रिप हुआ है। ठीक है, ये है ट्रिपिंग रिले, जो कि 86 रिले है। ये 86 रिले है, इसका दूसरा नाम भी मास्टर ट्रिप रिले बोलते हैं। मास्टर ट्रिप रिले अगर कुछ भी फॉल्ट पकड़ता है, ये रिले पकड़े, ये रिले पकड़े, दोनों में से कोई एक अगर कुछ भी फॉल्ट पकड़ता है, तो ये दोनों कमांड देते हैं, ये इसको मास्टर ट्रिप को कमांड देते हैं, और मास्टर ट्रिप करवाता है ब्रेकर को। मास्टर ट्रिप अगर ट्रिप करवा दिया है तो ये अपने से एक्टिवेट हो जाता है। ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कर देता है कि मास्टर ट्रिप एक्टिवेट हो गया। अगर मास्टर ट्रिप एक्टिवेट हो गया, आप कुछ भी करो, मास्टर ट्रिप जब तक रीसेट नहीं करोगे तब तक ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये TCS का रिले है। ये जो TCS हेल्दी का चेकअप करता है ना, वो चेकिंग करने के लिए ये रिले रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये P645 P40 एग्ली का रिले है। इसमें हमारा पास ऑप्शन रहता है F1 से लेके F10 तक। हम चाहे कुछ भी प्रोटेक्शन को डाल सकते हैं F1 से लेके F10 तक, और कुछ स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन रहता है। ये सब स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन इसमें हम मतलब इंटेंशनली डाला गया है, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डाला गया है, ताकि हम ये जो F1 से लेके F10 तक है ना, वो रिले का डाटा ये निकालता है, यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगर रीसेट करना है ना, जनरली F10 में रीसेट का जो रिले का फॉल्ट है ना, फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ है, जो भी हुआ है, उसको रीसेट करना है तो F10 प्रेस करने से वो रीसेट हो जाता है। ये एलाइट 440 है, सिक्योर का मीटर है। ये इसका नाम भी MFM मीटर है, मल्टी फंक्शनल मीटर, जो कि पूरा डाटा, ये ब्रेकर का जितना भी डाटा है ना, ये कलेक्ट करके रखता है और फीड करता है किसको, हमारा स्काडा सिस्टम को फीड करता है, ताकि हमारा डाटा उधर डंप हो। हमारा जो हिस्टोरियन है स्काडा में, उसको उसमें डाटा ये डंप करता है, ये अपने पास रखता है, इधर से डाटा निकल के जाता है। इसके पास तुम्हें करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा, वाट मिलेगा, रिएक्टिव पावर मिलेगा, एक्टिव पावर मिलेगा, अपरेंट पावर मिलेगा, सब कुछ इधर मिल जाएगा आपको। इधर मतलब जितना भी एनर्जी रिलेटेड जितना भी मतलब डाटा है ना, वो सब ये करता है, ये रखता है। ये लोकल रिमोट का स्विच है, जो कि हम अगर इसको ये ब्रेकर को लोकली ऑपरेट करना चाहते हैं तो लोकल में डालना पड़ेगा। अगर रिमोट में ऑपरेट करना चाहते हैं जैसे स्काडा से ऑपरेट करना, तो इसको हम रिमोट में रखना है। ये TNC स्विच, TNC मतलब ट्रिप एंड क्लोज स्विच। ठीक है, इसमें अगर ट्रिप को लेके जाएंगे तो ट्रिप करेगा, क्लोज में लेके जाएंगे तो क्लोज करेगा, ब्रेकर को क्लोज करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन कुछ रहता है, जैसे कि ब्रेकर प्रॉपर्ली रेकिन होना चाहिए और ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज में होना चाहिए, तभी जाके क्लोज करेगा। लेकिन ट्रिप करने के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं है, और हर एक कंडीशन में ट्रिप कर देगा। और ये है इमरजेंसी स्विच। कोई भी इमरजेंसी साइड में मान लीजिए कुछ फायर हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आ गया, तो इसको प्रेस करने से ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम को ऑफ कर देगा। पूरा सिस्टम मतलब ब्रेकर को ही ऑफ कर देगा तुरंत।
उसके लिए कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसको जस्ट प्रेस करो और रिलीज प्रेस कर दिया तो ट्रिप कर दिया। और ये हुटर है जो अनाउंस करता है, वो बहुत ज़ोर से साउंड निकलता है ताकि हम दूर से भी पता चल सके कि इसमें क्या क्या कुछ इशू हुआ है, उसके वजह से ये हुटिंग दे रहा है। पोच करो।